जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम फिर से स्वागत करेंगे हमारे सुमित भैया का। सुमित भैया एक बहुत स्वादिष्ट सी कॉफी पिलाएंगे हमारे को चाइना से, और जो विचारों की कॉफी होगी वो उम्मीद है कि हमारे दिमाग के जो तार हैं, जो इस समय पर हो सकता है दो चार वैचारिक ब्लॉकेज हो, उसे थोड़ा खोल दें। हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का सीधा सीधा नाम है, भाई चाइना का जो एम्बेसडर है वो इंडिया आया। कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया आने में कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है, इंडिया आया। शी फेंग समथिंग इसका नाम है, मेरे को बोलना नहीं आ रहा। शू फेंग होंग समथिंग इज द नेम। अब चाइनीज नेम है, सारे चिंकी पिंकी टाइप के लगते हैं। अब आप समझिए, मतलब बोलने में प्रॉब्लम आती है ना, ठीक है। अब कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है। अब मामला, मुझे चाइना, भाई चाइना और इंडिया दो सॉवरन नेशन है, एक दूसरे के एम्बेसडर्स बहुत सफिस्टिकेटेड में बहुत एक्सचेंज ऑफ एम्बेसडर्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस टाइम पर एम्बेसडर आए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शी जिनपिंग एक एक्शन मोड में नजर आ रही है। ब्लिंकन का अमेरिका से चाइना आना और वापस चला जाना, फिलीपींस के ऊपर आरोप लगाना कि हमारे ऊपर हमारा एक नेवल ऑफिसर के साथ तो एग्रीमेंट हो गया। मुझे हालांकि ये समझ में नहीं आया कि दुनिया के कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है या कंट्री है कि एक नेवल कमांड ऑफिसर के साथ एक अनकहा सा जो बातचीट हो जाए उसको आप एग्रीमेंट मान लो और क्लेम कर दो कि क्योंकि उससे बातचीत हो गई है और उसने हाँ करी थी, और ये देखो सबूत रहे। ऑडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, ना कि और कुछ, पेपर भी नहीं है, ऑडियो रिकॉर्डिंग एक सबूत रहे, और देखो इसलिए हम तो मानते हैं और उसकी बात सही है, तुम्हारी ऐसी तैसी हम तो आएंगे। मतलब एक बहाना सा ढूंढ रहे हैं। शी जिनपिंग यूरोप गए। यूरोप 3 कंट्रीज में मिले, फ्रांस, हंगरी और सर्बिया। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, ऐसे में चलो ठीक है, यूरोप को अमेरिका को टारगेट कर लिया, फिलीपींस, जापान, ताइवान को टारगेट कर लिया, और उसके बाद क्या नाम है, यूरोप भी चलेगी, लेकिन इंडिया में भी एक एम्बेसडर को भेजा और बहुत सफिस्टिकेटेड मैनर के अंदर शांति से, और इतना हमारे यहाँ। और मुझे उससे मतलब नहीं एम्बेसडर भेजा, किस टाइमिंग पर भेजा उससे मतलब है। 10-11 मई के दरमियानी टाइम पे पीरियड में एम्बेसडर भेजा गया, जिस टाइम पर हमारे 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। चुनाव का चौथा चरण होना है, पांचवा होना है, छठा होना है और सातवां होना है। 3 चरण यानी 3 फेजेस में हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया को समझ में आ गया कि मोदी का रथ नहीं रुकेगा। और अभी तक तो जो मामला था वो साउथ में था, साउथ में बीजेपी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर नहीं है। अब सारे के सारे जो फेजेस ऑफ इलेक्शंस हैं वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है। ये सारे का सारा कोर हर्टलैंड है मोदी का, और जबरदस्त लेवल पर यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आती है। जितने पिछली बार वाले इलेक्शन है उसमें फर्स्ट फेज में शोर मचा के वोटिंग परसेंटेज कम गया, सेकंड फेज में शोर मचा, वोटिंग परसेंटेज कम गया, थर्ड फेज में जैसे ही वो मोदी अपने असली रूप में दिखाई दिए, वो सेकंड में दिखाई दे गए थे, एकदम से जोश बढ़ना शुरू हुआ और वोटिंग परसेंटेज भले ही नहीं बढ़ी लेकिन काफी कुछ उस लेवल पर आ गई। अब सवाल यह भी है कि वोटिंग परसेंटेज ना बढ़ने का मतलब क्या है। अब वोटिंग परसेंटेज ना बढ़ने के एक तरफ मतलब जो है वो क्या नाम है, टीवी के ऊपर हर कोई अपना अपना निकाल रहा है। अगर कांग्रेस वाला कह रहा है तो कांग्रेस वाला कह रहा है भाई बीजेपी का वोटर नहीं निकला, लेकिन बीजेपी वाला कह रहा है कि भैया कांग्रेस का नहीं निकला। दोनों अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। वो तो वही वाली बात है कि एक मतलब गर्भवती महिला है, पेट में लड़का है लड़की, वो तो जन्म के बाद ही पता लगेगा, उससे पहले तो तुम कुछ भी करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। साफ बात है। अब सवाल यह है कुछ भी, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा से वो प्रेडिक्शंस वगैरह नहीं करता कि भैया देखो जो वोट पड़ गए ठीक है, मूव ऑन, चल क्या रहा है वो देखो, ठीक है। वो एक्साइटमेंट बेफालतू की है, उसके अंदर कुछ होने वाला है नहीं। वो जितना मर्जी कुछ कोशिश करते रहो, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना, रिजल्ट वही है जो आएगा। खैर, अब ये इसका थर्ड फेज देखते हैं, मतलब इसका नेक्स्ट, कि जब ये समझ में आ गया, और कई बार वोटिंग ना होना या वोटिंग परसेंटेज ना बढ़ना उसने साफ तौर पर दिखा दिया होता है कि भाई अल्टीमेटली कम हो जाने कि लोग जो हैं सत्ता बदलना नहीं चाहते। सीधी सी बात यह है, हम जब क्लासेस लेते हैं तो एक बड़ा अजीब सा सिनारियो होता है। मैनेजमेंट के पास वो स्टूडेंट जनरली कभी नहीं जाएगा जिसको प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है। अगर 200 बच्चों का बैच है तो 200 में से
अगर मान लिया 180 बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, तो 180 में से 180 कोई भी मैनेजमेंट के पास कोई शिकायत लेके नहीं जाएगा, आएगा क्लास लेकर घर चले जाएगा, आएगा क्लास लेके घर चला जाएगा। जो 20 बच्चे होंगे केवल वो पूछेंगे, वही शोर मचाएंगे, वही रोज मैनेजमेंट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, हाय तौबा करेंगे, ये कहेंगे कि भाई टीचर चेंज करो। मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्टीमेटली नाराज जो नहीं है वो वोट थोड़ा बहुत दे रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि कैसे भी करके मोदी की सत्ता को बदला जाए, लेकिन वो कितना परसेंटेज है, क्या वो सड़क पे दिखाई दे रहा है? आंसर है जल्दी से सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा। वो कई जगह पर, जैसे अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बस में बैठे हुए हैं, तो बस में डिस्कशन मोदी के बारे में शुरू कर दो तो 90% बंदे ऐसे होंगे या मेजोरिटी ऐसी होगी जो कहेगा यार छोड़ना, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट के अंदर अगेंस्ट मोदी वाले आर्ग्यूमेंट करने वाले बहुत कम बैठे हुए होते हैं, बहुत कम। अब ये जब सिनारियो नजर आ रहा है तो सीधी सी बात है, इंडिया के अंदर रेजीम चेंज करने वाली फोर्सेस जो उनको डर लगने लग गया। तो मैं सिर्फ अगर शू फेंग होंग जो है इनको अगर देखूं तो केवल अगर 10 तारीख को ये आए तो सॉरी, 10 तारीख को केजरीवाल भी जेल से रिलीज हुआ है, 10 तारीख को ही अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड लू भी इंडिया आया है, 10 तारीख से पहले 7-8 तारीख को वो जो एरिक गारसिटी है उसने भी अपना बयान बदल लिया और कहता नहीं नहीं इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। 10 तारीख से पहले 6 या 7 तारीख को ही अगर आप देखोगे तो रशिया भी साफ कह रहा है कि नहीं, इंडिया के अंदर अमेरिका इंटरफियर करना बंद करे। डोनाल्ड लू रेजिम चेंजर है, सारे वो एरिक गारसिटी रेजिम चेंज करने आया था, सब चीजें पस्त, जितने मूवमेंट थे सारे पस्त, जितना आंदोलन था सारा पस्त, सब चीजें पस्त। एक आधी जगह से 2-4-10 गुंडों की आवाज आ जाए सो आ जाए, वरना कोई कुछ नहीं बोल रहा। जैसे एक दो जगह आ रहा है कि शोर जिसको मचाने की कोशिश की गई कि हरियाणा के अंदर एक जगह ऐसा हुआ जहां पर क्या नाम है बीजेपी को के पंडाल के अंदर कुर्सियां तोड़ दी गई, वो उनको घुसने नहीं दिया गया। वो एक या दो जगह हैं, पूरा का पूरा ऐसा नहीं है। और इतना पक्का है, वहां अगर आप देखोगे तो जो कास्ट कॉम्प्लेक्स होता है यहां पर, उसमें कास्ट, एक पर्टिकुलर कास्ट जो है उसके लड़कों ने ये किया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आइडिया, मतलब एक पर्टिकुलर उन्हें आइडियोलॉजी से मतलब ये, उन्हें हमारी कास्ट का बंदा चाहिए, मतलब हम जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट का बंदा बनाओगे तो ठीक है, बाकी सब गलत है। लेकिन है वो कितने, लगभग 17-18%। बाकी जो 80% 82% है वो तो हरियाणा के अंदर एक साथ हो रखा है। हमारे यहाँ कह रहे 36 में से 35 जात एक हो रही है। यही हाल पंजाब में है। तो सिनारियो अगर हम उठाकर देखते हैं मोटे तौर पर, तो यहां मोदी मुझे हारते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी तो देखो वही वाली बात है कि पेट में क्या है जी, वो जन्म होने के बाद पता लगेगा। लेकिन सवाल इससे आगे का ये है भैया कि यहां जो एम्बेसडर साहब आए हैं, टाइमिंग के अंदर अमेरिका की इंटेंशन जानते हैं, चाइना की क्या इंटेंशन? अरे जी मुझे तो इतना लंबा इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन भूल गया, मुझे क्वेश्चन क्या था। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा है हमारे देश का, बल्कि मैं अब हमारे देश बोल रहा हूँ जहां पे मैं बैठा हूँ। इस देश का एम्बेसडर आया है, वो भी 48 डिग्री टेम्परेचर में। जनरली इतनी गर्मी में ये लोग वापस चले जाते हैं, ये इसको भेजा गया है 48 डिग्री टेम्परेचर में। बेटा गर्मी बहुत है, तू वहां जा और कुछ तो खेल कर, क्योंकि अगर 400 पार आ गया, मोदी इतना खतरनाक हो जाएगा कि हमें फेस करना मुश्किल हो जाएगा। और उसकी दस्तक ऑलरेडी आपको दिखनी शुरू होगी। जैसे आपने बोला कि यूएसए का एम्बेसडर है, लू आ गया है, बाकी लू भारत में चल रही है, उधर से लू भी आ गया अमेरिका से। तो आप देखिए कि ये क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये कि दुनिया को समझ आ गई, आएगा तो मोदी ही, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है। अब कोशिश एक ही है कि किसी तरीके से 400 पार ना होने दिया जाए। ऑपोजिशन भी यही बोल रही है, अमेरिका ने भी बोलना शुरू कर दिया, और चाइना भी यही चाहता है। आप सोच के देखिए, 18 महीने के बाद सबसे लंबा अरसा है जिसके बीच के बाद एक एम्बेसडर भारत में पहुंचाया गया। पहले भी पहुंचा सकते थे, नहीं पहुंचाया। क्यों? इनको था कि बाहर से हमारे न्यूज क्लिक वाले, ब्रांडो, मीडिया वाले, ऑपोजिशन वाले हमारा काम कर ही रहे हैं, मोदी को नहीं आने देंगे। लेकिन जब अखाड़े में बड़ा पहलवान तभी आता है जब बाकी सारे चेले चपाटे हार चुके होते हैं। यही हाल चाइना के साथ भी है। अब देखिए, इलेक्शंस का टाइम है,
गर्मी पूरे चरम सीमा पे है। 3 फेजेस में चाइना को जो हल्का-सा लगता है, जो मैं अपने आकलन से बता रहा हूँ कि मोदी जी हार रहे हैं, क्योंकि पप्पू एंड पार्टी ने उन्हें आश्वासन दे दिया कि मोदी हार रहा है, मोदी नहीं आएगा, थोड़ा-सा पुश और चाहिए। यानी कि सोशल मीडिया पे आग लगाने के लिए आदमी की ज़रूरत है। चाइना इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। अब आप देखिए जो स्टेटमेंट है, जो यहाँ पर ये एम्बेसडर साहब आए हैं। पहली बात है कि आपने नाम जो लिया था उनका, वो बिल्कुल सही था। शू फेहोंग शू फेहोंग ही है उनका नाम। अब इनका काम क्या था और इन्होंने जो पहली स्टेटमेंट दी है, वो क्या है? वो बड़ी ज़बरदस्त है। पहली बात ये है कि यहाँ पर आए, आते ही उन्होंने बोल दिया कि भई हमारी तो 2-2 कंट्रीज़ की जो कोऑपरेशन पार्टनरशिप है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। हम कंपेटिटर नहीं हैं, हम अपॉर्च्युनिटीज़ देख रहे हैं, डेवलपमेंट का काम देख रहे हैं, हम थ्रेट नहीं है एक-दूसरे के लिए। ये तो बात समझ आती है। साउंड एंड स्टेडी इनको एक रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने एक वर्ड बोला, जो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वी आई हैव कम हियर टू रीच आउट टू फ्रेंड्स। अब चाइना का भारत में मोदी तो फ्रेंड नहीं है। तो व्हाट डू यू मीन बाय यही पकड़ना था, यही पकड़ना था जी भैया। आई हैव कम हियर टू रीच आउट टू फ्रेंड्स? अब ये फ्रेंड्स कौन है? जो 2008 में बेशर्मी से एक एग्रीमेंट साइन करके आ गए थे इनके साथ, उनको ये फ्रेंड्स बोल रहे हैं? क्या केजरीवाल फ्रेंड है जिसको थ्रू अमेरिका पैसे पहुंचते हैं और भारत में ये जो जो कुछ वो काम करता है, वो करने के लिए उसको फ्रेंड बोला जाता है? क्या न्यूज़ क्लिक वाले इनके फ्रेंड्स हैं जिनको रीच आउट करना है इन्होंने? यही चीज़ें हैं और साथ में ये भी बोल दिया वी विल रीच आउट टू फ्रेंड्स और उनके साथ वी आर गोइंग टू एनहांस अवर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। अंडरस्टैंडिंग विथ फ्रेंड्स? मोदी जी तो फ्रेंड नहीं है, ना मोदी जी की गवर्नमेंट है और जयशंकर जी तो चाइना को बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं मानते। तो ये कौन से फ्रेंड्स की बात हो रही है? और अंडरस्टैंडिंग कौन सी शुरू करनी है इस आदमी ने आकर, जिसके लिए भेजा गया है? और साथ में ये भी बोल दिया कि वी विल आल्सो वर्क ऑन रिस्टोरिंग कोऑपरेशन। अब फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्टोरिंग कोऑपरेशन, ये 3 वर्डों से अब समझ आ गया होगा आपको कि ये आदमी यहाँ पर क्या करने आ रहा है और क्या मकसद इसके पीछे है। और यही बात मुझे आपको समझानी थी कि भई मकसद बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइमिंग उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग है 4 फेज़ या 4 फेज़ हो चुके हैं, 3 रह गए हैं। इसमें जितना गंद डल सकता है थ्रू एनी वे वो किया जाएगा। और जब से ये आदमी आया है, आपने एक और बात देखी होगी, केजरीवाल भी एग्रेसिव है, राहुल गांधी उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव है। पहले 3 फेजेज़ तक तो राहुल गांधी की कोई आवाज़ नहीं आई थी। लेकिन जब से ये आदमी आया है 10 तारीख को, उसके बाद हमारे 4th फेज़ हो गया। राहुल गांधी ने इनके आने के बाद एक वर्ड करना शुरू कर दिया, मोदी हार गया है, हार रहा है, मोदी हार जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि एक हिम्मत होती है, जब आपके पीछे कोई पहलवान खड़ा हो या गनमैन खड़ा हो, आपको हिम्मत आती है। वही हाल केजरीवाल और ये राहुल गांधी के साथ भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्त आ गया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और कोऑपरेशन भी करने के लिए उन्होंने पूरे फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं इनके लिए। अब ये आदमी है कौन? ये आदमी करियर एक डिप्लोमेट है, बहुत कंट्रीज में रह चुका है। अब आप सोच के देखिए यूरोप में जिसने काम किया हो, उसके बाद उसे अफ़गानिस्तान भेज दिया हो। अब इसको मैं अपग्रेडेशन बोलूँ कि डिग्रेडेशन बोलूँ, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अफ़गानिस्तान में इस बंदे ने काफ़ी काम किया है। उसके बाद ये बिल्कुल लाइमलाइट से परे हो गया था, यानी कि कहीं भी ये दिखा नहीं है। अब एकदम से मैं इसको भी एक चीज हैरानी आपसे हुई कि पूछ यार रहा हूँ भैया भैया भैया, मैं इसमें वो कहूंगा, भले ही बंदा यूरोप में रह के आया, यूरोप में रोमानिया में था और हुँ, रोमानिया के अंदर ये उस टाइम पर था जिस टाइम पर रशिया और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन में बढ़ रहा था और रशिया और अमेरिका एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे। और जब ये रोमानिया में था उस टाइम पर बीआरआई का पूरा जो चल रहा था मामला, और बीआरआई के अंदर इसने बहुत जबरदस्त लेवल पर स्प्रेड अप करने की कोशिश करी। और दूसरा, अमेरिका के इन्फ्लुएंस को रोमानिया में कम करने के एफर्ट्स में लगा रहा। लेकिन जिस टाइम ये अफगानिस्तान आया,
अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिका बाहर निकल रहा था, यानी एक सिचुएशन क्रिटिकल थी, और उस क्रिटिकल सिचुएशन में अगर इसे भेजा जा रहा है तो इन माय ओपिनियन समथिंग डिफरेंट वाज गोइंग टू टेक प्लेस। जी भैया, Now, सॉरी मैंने this is exactly where I was coming to कि अफगानिस्तान में भी एक जो चाइना और अफगानिस्तान के बीच में अच्छे रिलेशंस, यानी कि अमेरिका जहां पर गैप निकाल रहा है वहीं पर चाइना की प्रेजेंस को फिल करना है, वहां पे इन्होंने काम किया। यस, राइटली सेड, रोमानिया में भी यही काम किया। अभी भारत के अंदर भी इन्हें लगता है कि जहां गैप्स क्रिएट हो सकते हैं, भाई गंद ऑलरेडी राहुल गांधी ने, केजरीवाल ने डाल दिया है, इसमें थोड़ी सी और घी डालने की जरूरत है। यहाँ पर भी वही काम हो सकता है जो बाकी कंट्रीज में हुआ है, और कहीं अगर किसी तरीके से मोदी जी को रोक दिया जाए, जैसे अभी केजरीवाल ने बोलना शुरू कर दिया, अभी ये तो रिटायर होने वाले हैं मोदी जी, कांग्रेस ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो इसी साल में रिटायर हो जाएंगे क्योंकि ये वापस आने वाले नहीं है। चाइना को लगता है कि यार एक बार बीच में अपना कंट्रीब्यूशन देने में क्या दिक्कत है। अब आप देखिए, ये आदमी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, 60 साल की उम्र है इसकी, और ये अगर यहाँ पर आया है इतनी गर्मी में, और यहाँ पर गर्मी सर्दी को देखने आया है या यहाँ पे गर्मी को बढ़ाने आया है, ये आपको टाइम बताएगा। मैंने आपको 3-4 वर्ड्स में सारी गेम प्लान समझा दिया चाइना का, कि गेम प्लान क्या है, क्या करने आया है, और हो सकता है कि 4 जून के बाद ये बंदा वापस भी चला जाए कि भैया मुझे यहाँ पे गर्मी सहन नहीं हो रही है, मैं वापस जा रहा हूँ। ये वक्त बताएगा, बट प्लान गहरा है। सारे जो कार्ड्स हैं वो चाइना खोलने वाला है अभी। उसका एक रीजन और भी है, जैसे अदानी ने अभी साउथ चाइना सी में एक पोर्ट लेने की बात बोल दी है। आपको लगता है कि चाइना इतने आसानी से इन चीजों को सहन कर लेगा? कर ही नहीं सकता। और उन्हें मालूम है कि अगर मोदी जी इतनी पावरफुल सिचुएशन में आ गए, ये इनका जीना हराम कर देंगे चाइना का, साउथ चाइना सी के अंदर भी। अगर वो हमें घेरा डाल रहे हैं, हमने चाइना को चारों तरफ से घेरा डाल दिया है थ्रू अदानी, और इसीलिए ये सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर। शुक्र है अभी तो कुछ ऐसी जिनको बोलते हैं ना कि बेवकूफ के हाथ में अगर तलवार आ जाए तो आप ही का नाक, अपना नाक भी काट लेता है। वही हाल कांग्रेस का भी है। अब तो कांग्रेस वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि हम अदानी को इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हमें पैसा नहीं देते, अगर हमें पैसा दे देते तो हम शायद उनको अटैक नहीं करते। तो ये तो उन्होंने अपना सेल्फ गोल कर लिया ऐसी बातें बोलकर। बट ये भी एक खुशनसीबी है हमारी कि हमारे पास ऐसे बेवकूफ बंदर हैं जिनके हाथ में तलवार है, और चाइना को भी समझ नहीं आ रहा कि इन बेवकूफों को हम सपोर्ट करें या ना करें, क्योंकि कल को नाक इनकी भी कटने वाली है। तो दोस्तों, जो मैं बात बताने वाला हूं उसको, कि ये आदमी बहुत बड़े षड्यंत्र के साथ यहाँ पर आ रहा है, प्लान्स बड़े हैं, और चाइना की एक खासियत है, एक हाथ गले पे और दूसरा पैरों में, ये हमेशा होता है। 4 जून को मोदी जी अगर हार गए तो पैरों में हाथ लगा देंगे, अगर, मैं कहता हूं अगर, क्योंकि हारने वाले नहीं हैं, अगर हार गए तो गला भी यही पकड़ेंगे। तो ये प्लान है, और गला जो पकड़ेगा वो हाथ होगा राहुल का, पीछे कंधा होगा ये चाइना का। आपकी जिस वॉइस तरीके से बंद है। भैया आपने बताया, वहां तो हमारे को एक तगड़ा कंसर्न है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल सी होती हुई नजर आ जाए। तो अरे जी, काफी ज्यादा, हाँ जी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे या मीडिया देखेंगे भारत का, उसमें और अमेरिकन इलेक्शंस के टाइम पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सारी तारें एक ही कंट्री से शुरू होती हैं, यहां से फंडिंग शुरू होती है नैरेटिव्स को क्रिएट करने की। मैंने पहले भी बोला है, आज दोबारा से एक चीज उजागर करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि अमेरिका में फॉक्स न्यूज था जो ट्रंप को सपोर्ट करता था, बाकी सारे ट्रंप के अगेंस्ट थे। लेकिन इलेक्शन से एंड टाइम पर वो भी एंटी ट्रंप हो गया था, यानी कि ट्रंप की फेवर का कोई भी न्यूज चैनल बचा ही नहीं था, और साथ में उसका ट्विटर का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया था। उनकी सारी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस खत्म हो गई थी, और एंटी ट्रंप नैरेटिव शुरू हो गए थे। ट्रंप हार गए। क्यों हारे, कैसे हारे, उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, बट एक फॉर्मूला था जिसके ऊपर काम करना शुरू किया था, और अमेरिका में एक डिविजन क्रिएट की गई डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स के बीच में, गोरों में कालों में, इंडियंस में पाकिस्तानियों में, हिंदू में मुसलमानों में, मल्टीपल लेवल्स पर डिविजन्स क्रिएट की गई। वोटर कट गया, बट गया, और ट्रंप हार गए। अब आप देखिए इसको, आप भारत के साथ कंपेयर कीजिए।
क्या वही स्ट्रेटजी आपको नहीं दिखती है? यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ का डिवीजन है, ओबीसी, एससी, एसटी मुसलमानों का डिवीजन है। यहाँ पर भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। हजार तरह की डिविजन्स कर दी हैं और जी टीवी का भी सीईओ चेंज हो गया है, जिसे हम बीजेपी फेवर का न्यूज़ चैनल बोलते थे, उसका भी सीईओ चेंज हो गया है और 2-3 दिन से बीजेपी की कोई भी ना न्यूज़ आती है, ना इंटरव्यूज़ आ रही हैं, ना ही कोई कवरेज है। आप देखिए सेम सिचुएशन अमेरिका वाली भारत में भी चलनी शुरू हो गई है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो सारे कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं, ये सारे किसी एक आदमी के हाथ में है और वो चीज़ों को तरोड़-मरोड़ रहा है ड्यूरिंग इलेक्शंस और उसी के बीच में चाइनीज़ एम्बेसडर का आना 18 महीने के बाद लंबा समय होता है 18 महीने, छोटा टाइम नहीं है। ये आपको बहुत कुछ बता देगा, इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। खैर भैया, जो सिचुएशन आप बता रहे हैं इलेक्शंस को देखते हुए वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हैं, प्रिकेरियस हैं। अगर हम नहीं समझे तो हो सकता है सिचुएशंस और ज्यादा ग्रेव होती चली जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इस बार तो मतलब मामला और ज्यादा खराब होगा। लेकिन उम्मीद है कि अच्छा ही होना चाहिए और कहीं ना कहीं निकाल ले जाएंगे बाजी को, इतना हारेंगे नहीं है, इतने सिचुएशंस खराब नहीं है। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन और में नैरेटिव से ज्यादा बेनिफिट्स के ऊपर देखा जाता है, और अमेरिका के अंदर सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन हमारे यहाँ जितना मर्जी सोशल मीडिया यूज होता हो, लेकिन बाद में वोट डालने से पहले जब जय श्री राम बोला जाएगा तो वो नहीं, वहाँ पर सोशल मीडिया हावी होता है, यहाँ पर सोशल टच हावी होता है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। सोशल टच हावी होता है। तो वो जो है ना, रास जय श्री राम वो करके वो वोट डालते हैं ना, तो उसके बाद बाहर तक आवाज जाती है कि जय श्री राम। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब ऐसा हुआ कि मतलब वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने क्या काम किया, मैं मतलब एक बड़ा अजीब सा माहौल वो था। मैं वोट डालने गया हुआ था पिछली बार 2019 के अंदर। तो अंदर गया बंदा, वो भगवा शॉल से लपेट रखी, तो जय श्री राम, बाहर से 150 बंदों की आवाज है, मतलब जो भी करते जय श्री। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहता बंद कर दूंगा, चला जाए यहाँ से, फिर और कोई अरे जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। ओके जी, मतलब जान जाने कितनों को गिरफ्तार करोगे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। भैया वोट इस तरीके से जब पढ़ेंगे इस बार तो कुछ ज्यादा पढ़ेंगे। इस चीज ने अरे पूरी दुनिया को हिला रखा है, अरे जी, इस चीज मैंने ने। आपके शो के ऊपर पहले भी बात करी है, चाइना दंग है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, 75 साल की इन्वेस्टमेंट है कि यहाँ पर नेशनलिज्म ना बढ़ पाए और यहाँ पर एक आदमी आता है और सारे भारत में नेशनल एंथम ही चेंज हो जाता है। भगवे की एक लहर चलती है। वो भाई 22 जनवरी को भगवे कलर का झंडा नहीं मिल रहा था। भी मुझे लगता है कि 100-200 बिलियन डॉलर तो हमारी इकोनॉमी सिर्फ झंडों की सेल में ही बढ़ गई है और हम दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया कि हम इसी साल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे सिर्फ झंडे बेचकर। आप सोच के देखिए कि नेशनलिज्म का क्या लेवल आ गया है भारत में कि बच्चा बच्चा अब तो जय श्री राम का नारा लगाता है और ये होना भी चाहिए ऐसा था लगा, हिंदुस्तान में। ऐसा लगा जैसे मतलब मेरे राजा राम वो स्थापित वो दोबारा अपने अयोध्या लौट के आए हैं, बाल स्वरूप में सही लेकिन लौट के आए हैं। और जब मोदी अरे जी जी, वो ले जाते हुए दिखाई दिए तो आंखों में आंसू थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे राम का एक, हमारे जो राजा हैं उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो उनको भेंट देने जा रहे हैं, उनका स्वागत करने जा रहे हैं, या यूं अरे कहें जी, कोरोनेशन की बात कर रहे हैं। दैट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग सिचुएशन। मैं उसमें क्या बताऊं आपको, अरे जी, इस चीज को मैं तो यहाँ पे भैया। था, आप तो वहां थे, आपने वो सारे देखे हैं नज़ारे। मैं यहाँ था, मैंने सुबह 7 बजे मैंने टीवी ऑन कर लिया, यानी कि अपने मोबाइल पे मैं देख रहा था इसको। कैसे मैंने जुगाड़ लगाया है, कैसे देखा है ये मैं ही जानता हूँ या प्रभु राम जानते हैं। और जब तक ये पूरा कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, मैं टिका रहा और मैं जो देख रहा था प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम, मेरे आँखों में आँसू थे और मेरी वाइफ मेरे साथ में बैठकर शी वाज़ सरप्राइज्ड कि यार एक टेंपल ही तो बन रहा है, तुम्हारी आँखों में आँसू क्यों है? शी वाज़ सरप्राइज्ड। मैं कहा तुम नहीं समझोगी। ये हमारी आइडेंटिटी थी जो वापस मिली है, ये हमारी आइडेंटिटी थी जो वापस मिली है।
और ये सिर्फ एक नहीं, अभी बहुत हैं, लेकिन कम से कम एक तो आई, शुरुआत तो हुई। सारे देवी देवता हैं, ये राजा हैं। यस। सारे देवी देवता हैं, ये राजा हैं। और राजा की अगर प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से हो गई है तो देवी देवताओं का वास भी दोबारा शुरू हो जाएगा, और जितनी गंगा है वो उल्टी पहाड़ चढ़ना शुरू कर देगी। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। मुझे सैफुद्दीन सोज का एक लाइन मुझे अच्छे से याद है कि मुसलमानों ने सारे हिंदुस्तान के अंदर बाजी जीत ली थी। अरे 3 लाख मस्जिदें बना ली हैं तुमने, एक डोरमैट, छोटा सा एक ढांचा, यार तुम उसे अगर छोड़ दोगे ना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने उस डोरमैट को चक्कर के अंदर इस हिंदू नेशनलिज्म को इतना जगा दिया कि अब तुम्हारे को मामला भारी पड़ रहा है। और ये 2024 का इलेक्शन सैफुद्दीन सोज की उस लाइन को सच करते हुए अब दिखाएगा। और ये कारण है कि पूरी दुनिया इस समय पे घबराई हुई है कि ये हिंदू नेशनलिज्म नहीं जागना चाहिए, क्योंकि ये कहां कहां तक रिवर्ट बैक करेगा ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अंकोर वाट टेम्पल आज भी आप जाकर देख सकते हैं। दुबई के अंदर मंदिर बनना, आबू धाबी के अंदर मंदिर बनना, और उसके बाद क्या नाम है, योगा सऊदी अरेबिया में शुरू हो जाना। सऊदी अरेबिया में स्मृति ईरानी जमीन देखने गई थी, मंदिर वहां भी बनेगा दोस्तों, वहां भी बनेगा। और मेरी सबसे लोगों से एक अपील है आपके थ्रू, दोस्तों अगर 400 पार आपने सबने मिलकर करवा दिया, आपको अंदाजा भी नहीं है कि भारत के साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, और हमारे दुश्मनों के साथ क्या होगा। ये सारे ये दुकानदारी बंद करके यहां से भागने वाले हैं। कुछ तो रबिश फैलाते फैलाते अमेरिका चले गए, कुछ जर्मनी चले जाएंगे, कुछ हमेशा के लिए दुकान बंद करने वाले हैं। ये तभी होगा जब 400 पार होगा। और मैं आपको और एक भविष्यवाणी कर देता हूं, 400 पार की आवाज दोपहर को 12-1 बजे अगर दिखनी शुरू हो गई, दिल्ली में प्लेन लैंड करने की जगह नहीं बचेगी। दुनिया का कोई ऐसा सीईओ नहीं होगा, कोई ऐसा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जो भारत में आकर दस्तक ना दे और उन्हें बोला जाएगा, बाइडेन आ रहा होगा, उसको बोलेंगे यू आर 80th इन द लाइन, अभी 80 प्लेन आ रहे तेरे आगे आगे, प्लेन लैंड करने वाले। ये हालत होगी, और ये होता हुआ मैं दिखाऊंगा आपको। आप 400 पार करके तो दिखाइए। और अभी 10 साल मोदी जी ने पूरी दुनिया में चक्कर लगाए रिलेशनशिप बनाने के लिए। 400 पार होते ही हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया हमारे कदमों में आएगी। बिकॉज दे विल कम टू नो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस। तरक्की लेके आना चाहते हैं, दिस इज द टाइम टू कम टू भारत। अगर आप चाहते हैं कि भारत में वो तरक्की हो जो आपने कभी सपनों में भी सोची नहीं थी, आप 400 पार करके तो दिखाइए यार। उसके बाद देखिए नजारा, उसके बाद देखिए भारत और भारत की तरक्की, और दुश्मन यहां से भागना शुरू होंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं उसके बाद। चलो इसी के साथ भैया, आपके इन शुभ वचनों के साथ आज का ये सेशन यहीं रखते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने समझाया। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.